राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इस समय हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय राजनीतिक विचारकों का, और इस कड़ी में आज हम अध्ययन करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो आइए शुरू करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में, और ये एक कश्मीरी परिवार से संबंधित थे। 14 नवंबर इसी तारीख को बाल दिवस मनाया जाता है। कश्मीरी परिवार से संबंधित थे तो कश्मीर से इनका विशेष लगाव था, और कश्मीर की समस्या को अक्सर इनसे जोड़कर भी देखा जाता है। लेकिन उस टॉपिक पर हम कभी बाद में बात करेंगे जब हम कश्मीर की समस्या का अध्ययन कर रहे होंगे। अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझते हैं कि उनके प्रमुख सिद्धांत क्या थे या उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ था, और इनके पिता मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू जो कि भारत में एक जाने माने क्रांतिकारी, दार्शनिक व विचारक रहे हैं, और वो अपने समय के एक प्रसिद्ध वकील थे, और उनके पास दुनिया भर की ऐशो आराम की वस्तुएं थीं, और इसी कारण उन्होंने पंडित नेहरू को भी अध्ययन के लिए विदेश भेजा, और वो चाहते थे कि पंडित नेहरू भी उन्हीं के समान एक प्रसिद्ध वकील बने और ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत कार्य करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए, और उन्होंने वहाँ से बैरिस्ट्री यानी कि वकालत की पढ़ाई पूरी की, और उसके बाद वो भारत आ गए। भारत आने के बाद भी 1926 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारतीय राजनीति में कोई विशेष योगदान नहीं था। ना ही वो किसी आंदोलन में शामिल हुए, और ना उन्होंने कोई विशेष सत्याग्रह किया था 1926 तक। लेकिन 1929 का जो कांग्रेस अधिवेशन था, जिसे लाहौर अधिवेशन भी कहा जाता है, उसकी अध्यक्षता की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और ये कांग्रेस के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन रहा। इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के पूर्ण स्वाधीनता से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित नेहरू ने। अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पूर्ण स्वतंत्रता से संबंधित प्रस्ताव कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पारित किया, तो ये था लाहौर अधिवेशन। और ये भी पूछ लिया जाता है कि ये किस नदी के किनारे आयोजित हुआ था, तो ये आयोजित हुआ था रावी नदी के तट पर। ठीक। और इसकी जो दिनांक थी वो थी 31 दिसंबर 1929। कभी कभी डेट भी पूछ ली जाती है पीसीएस के एग्ज़ाम में ये, कि ये अधिवेशन कब हुआ था, तो 31 दिसंबर 1929 को यह आयोजित हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद 1935 में भारत सरकार अधिनियम, ब्रिटिश सरकार भारत को शासन को चलाने के लिए विशेष अधिनियम बनाया करती थी, लगभग 10 साल बाद या 12 साल बाद, और फिर उनका रिवीजन किया जाता था कि कितना ये अधिनियम सफल रहा। तो इसी तरह का एक अधिनियम आया था 1935 में, जिसे भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका विरोध किया था, और उसे कहा था कि ये दासता का नया अधिकार पत्र है। ठीक। इसके बाद 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आयोजित हुआ था, जिसे शुरू किया था महात्मा गांधी ने, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसकी शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से, और जिसमें गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई। तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया, और जैसे ही वो आंदोलन हिंसक होना शुरू हुआ था, तो भारत के अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी गिरफ्तार होने वाले नेताओं में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, जिन्हें गिरफ्तार करके अहमदनगर जेल में भेजा गया। अक्सर ये पूछा जाता है कि 1942 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार हुए, तो उन्हें किस जेल में रखा गया, तो उन्हें रखा गया था अहमदनगर जेल में।
या इस सवाल को ऐसे भी पूछा जाता है कि पंडित नेहरू की जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसकी रचना उन्होंने किस जेल में रहते हुए की? तो इसकी रचना उन्होंने की थी अहमदनगर जेल में। इसके बाद ये तथ्य आप सभी लोग जानते होंगे कि वो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और ये 17 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे। 27 मई 1964 को जब तक इनका निधन हुआ तब तक वो प्रधानमंत्री के पद पर रहे। इसके अलावा जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो एक अंतरिम सरकार गठित की गई थी, उसमें भी प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये अगर पूछा जाए कि अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री कौन था, तो उसमें भी प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, इसके अलावा पंडित नेहरू के जो विचार थे उन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था उनके पिता मोतीलाल नेहरू का, गांधी जी का, एनी बेसेंट का, कार्ल मार्क्स का, महात्मा बुद्ध का, ईसा मसीह का व भगवत गीता का। ये थी पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित कुछ तथ्यात्मक जानकारी। वीडियो के अंत में मैं कुछ उनकी पुस्तकों का भी उल्लेख करूंगा। आजकल चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम हो, किसी भी टॉपिक पर तथ्यात्मक व अवधारणात्मक दोनों तरह की जानकारी मांगी जाती है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि अवधारणात्मक के साथ साथ तथ्यात्मक जानकारी भी आप लोगों को उपलब्ध करा सकूँ, ताकि आप एग्ज़ाम में अधिक से अधिक नंबर एकत्रित कर सकें। यदि आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो आपको ये तथ्यात्मक जानकारी काम आएगी, और अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं तो आपको ये अवधारणात्मक जानकारी काम आएगी। आजकल जो हाई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं जैसे नेट, जेआरएफ, आईएएस, पीसीएस, उसमें तथ्यात्मक जानकारी को तो ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछा ही जाता है, लेकिन जो अवधारणात्मक समझ होती है इस पे भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। तो किसी भी विषय को, किसी भी टॉपिक को संपूर्णता में समझना बहुत ज़रूरी है, और मेरी कोशिश यही होती है कि अवधारणात्मक और तथ्यात्मक, फैक्चुअल और एनालिटिकल सभी तरह की जानकारी दी जाए, और किसी भी टॉपिक को कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करते हुए समाप्त किया जाए। तो अभी हम जो जान चुके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी पूर्ण कर चुके हैं, तो आइए अब बढ़ते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख विचार या सिद्धांतों की तरफ। पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवाद से सर्वाधिक प्रभावित विचारक थे, और उनका मानना था कि दुनिया की या भारत की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान समाजवाद के माध्यम से हो सकता है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि पंडित नेहरू समाजवाद से प्रभावित तो हैं और समाजवाद को लाना भी चाहते हैं, लेकिन वो हिंसात्मक समाजवाद के पक्षधर नहीं थे। वो लोकतांत्रिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे समाजवाद को लाने के पक्षधर थे। समाजवाद को लाने के क्रम में वो पूर्ण राष्ट्रीयकरण भी नहीं चाहते थे। अक्सर समाजवादी देशों में या सरकारों में ये होता है कि सभी चीज़ों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। सभी देशों चीज़ों का राष्ट्रीयकरण का मतलब कि जो भी संसाधन होंगे, संस्थाएं होंगी या खानें होंगी, खदान होंगी, सब राज्य के नियंत्रण में होंगी और राज्य ही उन्हें चलाएगा और उसको नियंत्रित करेगा, और जो लाभ होगा सब उसे अपने पास रखेगा और फिर उन लोगों में बांटेगा। तो ये होता है राष्ट्रीयकरण। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसा भी राष्ट्रीयकरण नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि भारतीय परिस्थितियाँ इसकी आज़ादी उन्हें नहीं देती थी। भारतीय परिस्थितियों में सरकार के पास इतने संसाधन नहीं होते हैं कि वो सभी चीज़ों को नियंत्रित कर सके। आज भी आज़ादी के 70 वर्षों बाद भी आज भी देश की हालत ऐसी है कि सरकार सभी उद्योग धंधों को नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं है। इसी कारण सरकार विनिवेश करती है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। सरकार जिन चीज़ों को चला भी रही है उसमें उत्पादकता और कुशलता नहीं आ पा रही है, इसलिए वो उन्हें बेचती है या उसमें अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचती है 50% तक, और उन्हें बेचती है पूंजीपतियों को। विदेशों में भी बेचा जाता है या भारत के जो पूंजीपति हैं उन्हें बेचा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास तकनीक है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। वो उस उद्योग धंधे को जब चलाते हैं तो उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है। ये आप सब लोग जानते ही हैं कि सभी सरकारी विभागों की या संस्थाओं की उत्पादकता निम्न होती है,
और सभी सरकारी विभाग या संस्थाएं अपनी निम्न उत्पादकता के लिए कुख्यात हैं। तो सरकार इसी कारण ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, मतलब विनिवेश कर रही है, और कुशलता लाने के लिए, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। तो यही सब जो शुरू हुआ था, वो शुरू किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने समाजवाद के अंतर्गत। वो सभी चीज़ों का राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि पूंजीपति भी मौजूद रहें और वो उद्योग धंधे भारत में लगाएं। इसके लिए वो विदेशों में जाते थे और वहाँ के जो पूंजीपति लोग हैं उन्हें आमंत्रित करते थे कि वो भारत में आएं और अपने उद्योग धंधे लगाएं, जिससे भारत के संसाधनों का दोहन शुरू हो, इस्तेमाल शुरू हो, और जो लाभ हो वो फिर पूरे भारत में भी बटे और साथ साथ पूंजीपति में भी। तो इस तरह का समाजवाद था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जिसे हम लोकतांत्रिक समाजवाद कह सकते हैं। अगला जो उन्होंने सिद्धांत दिया था वो था लोकतंत्र। पंडित जवाहरलाल नेहरू भले ही समाजवाद लाना चाहते थे या मार्क्स के विचारों का भी उन पर प्रभाव पड़ा था, लेकिन वो मार्क्स के हिंसात्मक क्रांति के सिद्धांत से संबंधित या सहमत नहीं थे। उनका लोकतंत्र में अटूट विश्वास था और वो चाहते थे कि लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाए, लोकतंत्र में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी हो और जो भी विकास हो वो लोकतांत्रिक तरीकों से हो। लोकतंत्र में वो शुरुआत में तो केंद्रीकरण के पक्षधर थे, क्योंकि भारत की परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थीं, लेकिन बाद में उन्होंने विकेंद्रीकरण को भी बढ़ावा देना शुरू किया। यही वजह थी कि उन्होंने 1957 में राजस्थान के नागौर जिले से भारत में पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत की, जो आज भी बनी हुई हैं या भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक मील के पत्थर के रूप में मौजूद हैं। तो लोकतंत्र में पंडित नेहरू का दृढ़ विश्वास था और वो लोकतांत्रिक संस्थाओं को बनाए रखना चाहते थे। अगले जो उनके विचार थे वो थे मार्क्सवाद और साम्यवाद के संबंध में। मार्क्सवादी सिद्धांतों से या साम्यवादी सिद्धांतों से पंडित नेहरू इस हद तक तो सहमत थे कि पूंजी का केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि समाज की जो पूंजी है वो पूंजीपतियों के हाथ में केंद्रित हो जाए और समाज के अधिकांश वर्ग को, निम्न वर्ग को उससे वंचित होना पड़े। ऐसा वो नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भारत के संविधान में, या ये कहिए कि भारत की प्रस्तावना में या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समाजवाद शब्द को शामिल किया। ये समाजवादी जो शब्द है ये दर्शाता है कि पंडित नेहरू किसी भी प्रकार की जो आर्थिक विषमता है उसे समाप्त करना चाहते हैं और समाज में एक समानता लाना चाहते हैं। पंडित नेहरू का एक प्रसिद्ध कथन था कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे इस अधिकार के कारण मेरे पड़ोसी को रोटी से वंचित होना पड़े। तो मतलब वही है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि सभी व्यक्ति को समान स्तर पर होना चाहिए। सभी लोगों को जो निम्न वर्ग है उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ बहुत ज़्यादा अमीर वर्ग हो। ठीक। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रवाद के संबंध में ये विचार व्यक्त किए कि भारत जैसे देश के लिए राष्ट्रवाद का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत अनेक धर्मों, जातियों, क्षेत्रों, संप्रदायों से भरा हुआ देश है। भारत में बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं हैं और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय 565 रियासतों में भारत बटा हुआ था। इन सबको एक किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इसीलिए उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो भारत में भले ही आज़ादी आ गई थी, लेकिन फिर भी भारत अलग अलग धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर बटा हुआ था और ये जो मांगे थी कि हमें अलग राज्य बनना है, हमें अलग देश बनना है, ये आज़ादी के बाद भी कुछ समय तक चलती रहीं। तो इन सब के कारण ही पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत में राष्ट्रवाद के पक्षधर थे। उनका मानना था कि ये जो पृथकतावादी जितने भी मांगे हैं ये समाप्त होनी चाहिए और भारत को एक राष्ट्र के रूप में एक होना चाहिए। तो राष्ट्रवाद का उन्होंने समर्थन किया। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता का भी उन्होंने समर्थन किया। धर्मनिरपेक्षता का मतलब था कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और राज्य में जितने भी लोग हैं वो किसी भी धर्म के हों, वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं या किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं। राज्य इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो भारतीय जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है और इसी धर्मनिरपेक्षता का समर्थन किया था
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं। यहाँ समझते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है। पहले जब राज्य का गठन हुआ तो राज्य का मुख्य काम होता था लोगों की रक्षा करना विदेशी आक्रमणकारियों से और देश के या राज्य के अंदर जो चोर उचक्के या अन्यायी अत्याचारी लोग होते हैं उनसे। तो राज्य एक पुलिस की भूमिका में होता था, इसे कहा जाता था पुलिसिया राज्य या पुलिस राज्य। लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ है, देश और दुनिया का विकास हुआ है, राज्य की ये भूमिका बढ़ती गई है या बदलती गई है। वर्तमान की जो राज्य की भूमिका है वो लोक कल्याण की है। वो आक्रमणों से रक्षा नहीं कर रहा है, मतलब वो तो कर ही रहा है, लेकिन आप सब लोग जानते ही हैं कि ना तो विदेशों से कोई आक्रमण होते हैं ना अंदर होते हैं। तो रक्षात्मक भूमिका के स्थान पे अब राज्य की जो भूमिका है वो विकासात्मक भूमिका हो गई है, मतलब लोक कल्याण की भूमिका हो गई है। आपने सुना ही होगा कि भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी अपनी जनता के विकास के लिए सैकड़ों कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, अ, जनधन योजना, मुद्रा योजना, वृद्धों के विकास के लिए वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन। तो इस तरह की सैकड़ों योजनाएं इस समय देश में चल रही हैं। तो ये राज्य के कल्याणकारी रूप है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू राज्य के इसी कल्याणकारी रूप का समर्थन करते थे। वो चाहते थे कि राज्य को जनता के विकास के लिए, उसकी भलाई के लिए अधिक से अधिक काम करने चाहिए। अगला है अंतर्राष्ट्रीयता का समर्थन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीयता का समर्थन किया, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि वो अंतर्राष्ट्रीयता का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन किसी भी रूप में वो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का समर्थन नहीं कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये दृढ़ विश्वास था कि किसी भी रूप में जो उपनिवेशवाद है या जो साम्राज्यवाद है वो समाप्त होना चाहिए। चूंकि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का जो दंश है वो भारत ने भी झेला था, और इसी कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ये नहीं चाहते थे कि किसी भी देश को उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद का सामना करना पड़े। तो अंतर्राष्ट्रीयता का तो वो समर्थन करते हैं, लेकिन उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का वो विरोध करते हैं। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। इस संबंध में हम देखते हैं कि उनके विचार गांधी जी से मिलते हैं। गांधी जी भी यही कहा करते थे कि हम बबूल का पेड़ लगाकर आम के फलों की इच्छा नहीं कर सकते। तो यही विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी गांधी जी से ग्रहण किए थे, और उनका भी मानना यही था कि हम अपने लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे साधन अच्छे हों। इसके बाद हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुछ प्रमुख पुस्तकों की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी उसमें शामिल थी ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जो उन्होंने लिखी थी अहमदनगर जेल में। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ कथन भी उनके प्रसिद्ध हैं, तो वो पूछ लिया जाता है। जैसे ये पूछा जाता है कि मैं ऐसा उग्र समाजवाद नहीं चाहता जिसमें राज्य सर्वशक्तिमान हो। यह कथन किसका है? तो यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इसके अलावा जो भारतीय विदेश नीति है, आगे आने वाले समय में हम इसे पढ़ेंगे। तो भारतीय विदेश नीति का जनक जो कहा जाता है वो कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो विचार थे, उनके जो ये सिद्धांत थे, जब हम भारतीय विदेश नीति पढ़ेंगे, जब आप भारतीय विदेश नीति पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि ये जो सिद्धांत हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के, यही भारतीय विदेश नीति के भी सिद्धांत हैं। तो इसी कारण भारतीय विदेश नीति पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का पूरा प्रभाव है, और इसी कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही भारतीय विदेश नीति का जनक कहा जाता है। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस चीज़ से इनकार करते थे, और वो ये कहा करते थे कि जो भारतीय विदेश नीति है वो भारतीय परिस्थितियों की उपज है। अगर वो प्रधानमंत्री ना होकर कोई और प्रधानमंत्री होता, तब भी भारत की विदेश नीति इससे कुछ भिन्न ना होती जैसी वो अब है। तो ये बात भी ठीक है।
फिर भी अगर ये पूछा जाए एग्ज़ाम में कि भारतीय विदेश नीति का जनक कौन है, तो इसका जवाब यही होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आज हमने जाना पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, उनसे संबंधित कुछ तथ्यात्मक जानकारी, साथ ही कुछ अवधारणात्मक जानकारी व उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में। यदि आप पॉलिटिकल साइंस या उससे संबंधित कुछ वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है निखिल सर एजुकेशन। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि आप मेरे द्वारा बनाए हुए इंडियन थिंकर्स पर या वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पर बनाए हुए वीडियो देखना चाहते हैं तो उन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप उन पर क्लिक करके मेरे बनाए हुए पुराने वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।